वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे खासे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में चलिए हम बात कर रहे थे, इससे पहले के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। और आज हम उसी से रिलेटेड थोड़ी बात करेंगे और फिर आगे के टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे बात करी थी कि भाई मौसम, जैसे कि भारत में अगर मौसम का हम कैटेगराइजेशन करें तो मौसम के कैटेगराइजेशन हम करते हैं ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम और बारिश का मौसम। ठीक है, और एक बसंत। ठीक है, इस तरह से चार मौसमों के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु को हम रखते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो जलवायु मतलब उष्ण, उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, कटिबंध यानी वो क्षेत्र जहां पर ये जलवायु पाई जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं किस तरह जलवायु और मौसम को मैंने कैटेगराइज किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की तरफ। इसको हम कहते हैं तापमान। ठीक है, तो तापमान क्या होता है? देखिए, बहुत सारे लोगों को तापमान और ऊष्मा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि तापमान क्या है और ऊष्मा क्या है, और दो मैक्सिमम लोग जो है वो तापमान और ऊष्मा को एक ही समझ लेते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि तापमान और ऊष्मा में बेसिकली अंतर क्या होता है। तो देखिए, ऊष्मा की अगर बात करें तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होती है। ठीक है, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा जो है वो जहां से आपको कोई गर्म प्रकाश का स्रोत मिल रहा है या कोई गर्म चीज का स्रोत मिल रहा है, उसे हम नाम देते हैं ऊष्मा। ठीक है, जैसे कि आपने लकड़ी को जलाया, तो लकड़ी को जलाया तो लकड़ी ने आपको क्या दी? ऊष्मा। लेकिन वो जलती हुई लकड़ी से अगर पानी गर्म हुआ है तो हुआ क्या है कि वो ऊष्मा का जब स्थानांतरण जो है वो किसमें? बर्तन में हो गया। ठीक है, या वो पानी में हो गया, तो उससे क्या हमें पता चला? तापमान पता चला। यानी तापमान क्या है? तापमान ऊष्मा को मापने की एक इकाई है। ठीक है, तो ऊष्मा को मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। ठीक, अब अगर हम तापमान को मापें तो तापमान को मापने के लिए अलग अलग तरह के स्केल होते हैं, जैसे कि सेल्सियस स्केल, जैसे कि फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, रोमर स्केल, केल्विन स्केल। इस तरह से अंतरराष्ट्रीय पैमाने में हम तापमान को केल्विन में मापते हैं। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो तापमान को जो है वो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। तो इस तरह से जो है वो तापमान, यहाँ पर आप जो चित्र में देख रहे हैं ये जो है वो थर्मामीटर है। ठीक है, तापमान को मापने की एक छोटी इकाई होती है जो इंसानी तापमान को माप सकता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें इंसान की, तो एक सामान्य मनुष्य का जो तापमान होना चाहिए वो डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, वहीं पर अगर फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट में होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। वहीं अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये भी बहुत सरल होता है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ 273 जोड़ दीजिए। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक इंसान का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, इसे आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताइए, तो आप क्या करेंगे? 273 में आप क्या जोड़ देंगे? 273 में आप सिर्फ 37 जोड़ देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कि आपको जो है वो केल्विन को जो है वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसमें से 273 घटा देंगे। बस इतना सा आपको काम करना होता है और आप इस तरह से दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे की। तो तापमान का जो है वो, तापमान का किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और तापमान से हम कैसे चीजों को डिनोट करते हैं। ठीक, तो देखिए, अलग अलग जगह का तापमान अलग अलग तरह से होता है। कारण क्या है कि जो सूर्य है वो, सूर्य पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और एक झुकाव के कारण से वो चक्कर लगाती है। अब ये झुकाव होने के कारण से जो है इस तरह से चक्कर लगाएगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो देखिए, जब पृथ्वी ऐसी है तो उत्तर के भाग में जो है वो ज्यादा रोशनी पड़ रही है। ठीक है, जब इसी झुकाव से जब इस तरफ आ जाएगी, ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो इसी झुकाव से जब इस तरफ वाले भाग में आ जाएगी तो यहां पर आप देखेंगे तो दक्षिण वाले भाग में रोशनी ज्यादा पड़ रही है। इसी झुकाव से जब ऐसी रहेगी तो दोनों वाले भाग में समान रोशनी पड़ेगी, ऐसी रहेगी तो दोनों वाले भाग में समान रोशनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी का झुकाव जब उत्तर की तरफ होगा तो उत्तरी भाग में रोशनी ज्यादा पड़ेगी और यहां पर तापमान अच्छा रहेगा।
इस तरफ वाला ऐसा झुकाव रहेगा तो दक्षिण वाले भाग में रोशनी ज्यादा पड़ेगी और वहां पर तापमान ज्यादा रहेगा। अगर ऐसे और ऐसे में देखें तो दोनों ही तरफ, इस स्थिति और इस स्थिति में उत्तर और दक्षिण दोनों में समान रोशनी रहेगी और मध्य वाले भाग में पर्याप्त रोशनी रहेगी। यानी कि बेसिकली हम बात करें कि इनको हम चार, ये पूरे को साल भर होता है, यानी जब पृथ्वी ऐसा पूरा चक्कर लगा लेती है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने को अगर हम 4 से भाग दें तो 3 उत्तर आता है। यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट रहेगा वो 3 महीने का रहेगा, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का। तो देखिए उत्तरी भाग में 3 महीने रोशनी रही, ठीक है, फिर दक्षिणी भाग में भी 3 महीने रोशनी रही, लेकिन मध्य वाले भाग में 3 और 3 6 महीने रोशनी रही। यानी मध्य वाला भाग ज्यादा सूरज की रोशनी प्राप्त करेगा, इसलिए जो मध्य वाला भाग है वो सर्वाधिक गर्म भाग होता है और यहाँ पर आपको सर्वाधिक तापमान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि तापमान को हम किस तरह से जलवायु से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तापमान एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम साइंस में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पढ़ने का, जियोग्राफी में पढ़ने का पर्पस ये है कि हम समझ सकें कि तापमान की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, चलिए अब यही तापमान जो है वो जलवायु को भी डिसाइड करेगा कि भाई जहां पर तापमान, वार्षिक तापमान, देखिए तापमान भी जो है वो, इसमें भी हम अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। एक होता है आपका दैनिक तापमान, ठीक है, यानी कि एक दिन का तापमान। एक होता है आपका दैनिक तापांतर। तापांतर का मतलब होता है ताप में अंतर। कैसे कि दैनिक तापमान ऐसा तो नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक या पूरे 24 घंटे में एक जैसा तापमान होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर हम बात करें तो क्या होता है कि हम देखते हैं सुबह के समय कम तापमान होता है, दोपहर में सर्वाधिक तापमान होता है, फिर कम होते जाता है और रात में कोई तापमान में बहुत कमी हो जाती है। यानी 24 घंटे में तापमान घटता बढ़ता रहता है। तो हम क्या करते हैं कि 24 घंटे में मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में अंतर कितना है उस चीज को हम कहते हैं तापांतर। मान लीजिए आज दिन में जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 30 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है और मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में 30 और 10 के बीच में अंतर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस का है। यानी हम तापांतर क्या कहेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। तो तापांतर और तापमान ये दोनों अलग चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम अगर कहें दैनिक तापांतर तो एक दिन में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, दैनिक तापांतर कहलाएगा। अगर मैं कहूं कि वार्षिक तापांतर, यानी कि एक वर्ष में मैक्सिमम और मिनिमम तापमान के बीच में अंतर क्या कहलाएगा, वार्षिक तापांतर कहलाएगा। ठीक है, अब तापांतर का उपयोग क्या होता है, तापांतर के उपयोग की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि तापांतर के उपयोग से हम ये बता सकते हैं कि आज जो है वो किस तरह से तापमान में ज्यादा वेरिएशन आए हैं, किस तरह से तापमान में ज्यादा चेंजेस आए हैं। जैसे कि अगर कहीं पर दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वहां पर दिन बहुत गर्म होगा और रात बहुत ठंडी होगी। क्यों, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर तो आपको रात में ही मिलेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर आपको दिन में मिलेगा, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। यानी हम ये साफ साफ कह देंगे कि यहां पर जो है वो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, अगर कहीं पर तापांतर में बहुत कम चेंजेस आए, यानी हम ये कह देंगे कि जितना दिन गर्म था उतनी ही रातें गर्म रही हैं यहाँ। ठीक है, तो तापांतर एक बहुत शानदार चीज होती है किसी भी जगह का वैल्यूएशन करने के लिए कि वहां पर किस तरह की गर्मी और ठंडी पड़ रही है। लेकिन वार्षिक तापांतर का उपयोग हम कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। वार्षिक तापांतर का उपयोग हम ऐसे करेंगे कि हम वार्षिक तापांतर में अगर हम कहें कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब मिलेगा आपको, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मिलेगा जिस मौसम के हिसाब से, है ना। जैसे भारत में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर कब मिलेगा, गर्मी के मौसम में, है ना। मिनिमम टेम्परेचर कब मिलेगा, सर्दी के मौसम में। अगर हम कहें कि वार्षिक तापांतर में बड़ा गैप है, यानी इसका मतलब है कि भारत में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है और सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। अगर हम ये कहें कि वार्षिक तापांतर बहुत कम है तो हम क्या कहेंगे कि भारत में जो है वो गर्मी भी कम है, ठीक है, और सर्दी भी कम है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर वार्षिक तापांतर में अंतर है तो हम मौसम में अंतर बता सकते हैं कि भाई ये साल गर्म ज्यादा रहा है या ठंडा ज्यादा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर तापांतर सामान्य है तो हम कहेंगे सामान्य ठंडी पड़ी है और सामान्य गर्मी पड़ी है। ठीक है,
तो इस तरह से आप तापांतर के हिसाब से चीजों को बता सकते हैं। तापांतर का हम बहुत जगह पर उपयोग करेंगे आगे वाले लेक्चर में, ठीक है। आई होप आप तापमान और तापांतर में आपका एक बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बहुत सारे लोग इसको एक ही समझते हैं, ठीक है। अब तापांतर तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज की, आतपन, ठीक है। तो आतपन क्या होता है? तो देखिए, सूर्य से जो रोशनी एक पृथ्वी पर आ रही है, ठीक है, सूर्य से रोशनी पृथ्वी पर आ रही है। अब पृथ्वी जो है वो पूरा भाग को अवशोषित तो करती नहीं है और ना ही सूरज की पूरी रोशनी पृथ्वी पर आती है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, सूरज की जो रोशनी आती है उसका महज 1% भाग ही जो है वो पृथ्वी अपने में लेती है, ठीक है। और उस 1% का अगर हम 100% माने और उसको अगर देखें तो 100% का, यानी उस 1% से, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, फिर से समझिएगा कि जो सूरज की जो रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी कितनी आई? 100% आई। 100% में से 1% ही जो है वो पृथ्वी ने ली। अब इस 1% का अगर हम परसेंट निकालें तो इस 1% का 51%, यानी इस 1% में से भी आधी रोशनी ही पृथ्वी तक आती है। कैसे? कुछ रोशनी तो बादलों द्वारा परावर्तित हो जाती है, ठीक है, कुछ रोशनी वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है। तो जो धरातल तक जो रोशनी आएगी, पृथ्वी के धरातल जमीन तक जो रोशनी आएगी, वो सिर्फ जो पृथ्वी पर आई है उसका 51% ही आ पाती है, ठीक है। अब इस 51% को इसने एब्जॉर्ब कर लिया पृथ्वी ने, तो जो एब्जॉर्ब किया है वही कहलाएगा आतपन, ठीक है। तो समझ में आया, आत यानी आना, पन यानी कि महसूस, समाहित कर लेना अपने अंदर, ठीक है। तो आतपन आप समझ गए होंगे कि आतपन क्या है, कि सूर्य से आने वाली रोशनी का जितना भाग पृथ्वी अवशोषित करती है उसे हम क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आतपन की अगर हम बात करें तो किन क्षेत्रों में आतपन ज्यादा होगा और किन क्षेत्रों में आतपन कम होगा। आतपन को एक और टर्मिनोलॉजी जो है वो सूर्य ताप के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, यानी कि सूरज का प्रभाव या सूरज की गर्मी। तो अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो कि बीच में होती है, ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच होती है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो आतपन कैसा होगा? सर्वाधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक रोशनी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। वहीं पर ध्रुव, ध्रुव कहाँ होंगे? पृथ्वी के सबसे ऊपरी किनारों पर रहेंगे, ऊपर के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और एक तरफ दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर बर्फ जमी रहती है और बर्फ क्या करती है? सूरज की रोशनी को परावर्तित कर देती है, क्योंकि बर्फ सफेद होती है और सफेद रंग परावर्तन करता है ज्यादा, ठीक है, तो वापस पहुंचा देती है। तो वहां पर जो है वो अवशोषण कम होगा और इस कारण से सबसे कम जो है वो आतपन कहां मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको ध्रुवों पर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों पर जाएंगे तो आतपन घटता जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आतपन या सूर्य तप क्या होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहां पर कि भाई पवन क्या होती है, और इससे पहले पवन और वायुदाब इन दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता होता है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने इससे पहले भी 2-3 बार आपको यह बताया है कि मैंने एक कॉन्सेप्ट मैंने कहा था ये अच्छे से रट लीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार आएगा, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में लगा लीजिएगा। वो क्या है कि वायु और पानी का एक गुणधर्म होता है, क्या? कि वायु और पानी क्या करते हैं, अभी हम वायु पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसको वायु से जोड़ दीजिए, जब पानी पढ़ेंगे तो पानी से जोड़ दीजिएगा। कि वायु या पानी जब गर्म होते हैं तो गर्म होने के बाद में ये क्या होते हैं? फैलते हैं, और फैलने के बाद ये हल्के होते हैं और हल्के होने के बाद ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। फिर जब ये ठंडे होते हैं तो ठंडे होने के बाद सिकुड़ते हैं, सिकुड़ने के बाद भारी होते हैं और भारी होने के बाद नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? गर्म हुए, गर्म होने के बाद में फैले, फैलने के बाद में ऊपर उठे, ठीक है। फिर उसके बाद में ठंडे हुए, ठंडे होने के बाद में सिकुड़े और सिकुड़ने के बाद में नीचे आ गए, ठीक है। तो इस तरह से एक चक्र चलता है, गर्म होना, फैलना, ठीक है, और ऊपर उठना, फिर उसके बाद में सिकुड़ना, भारी होना और नीचे आना, ये एक चक्र चलता रहता है। आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे की, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां पर वायु का भी एक ऐसा ही चक्र चलता है। क्या होता है? जहां पर तापमान है, अब देखिए जो हमने पहले पढ़ा वो यहां यूज होगा। जहां पर तापमान ज्यादा है, ठीक है, तो तापमान सबसे ज्यादा कहां है? अभी देखा हमने आतपन यानी सूर्य तप सबसे ज्यादा कहां है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा पर ज्यादा मिलेगा। कि भूमध्य रेखा पर क्या होगा कि भूमध्य रेखा पर जो है वो
टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद में वायु क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होने के बाद में फैलेगी और फैलने के बाद में ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, तो जब ये वायु ऊपर उड़ जाएगी तो नीचे की तरफ वायु कम रहेगी, और जहां पर वायु कम रहती है वहां वायु का दबाव भी कम रहता है, और जहां वायु का दबाव कम रहेगा वहां हम कहेंगे कि वायु दाब कम है, यानी एयर प्रेशर जो है वो कम है। और इसलिए हम कहते हैं कि जहां तापमान ज्यादा होगा वहां पर लो एयर प्रेशर होगा, यानी हवा कम होगी। क्यों? क्योंकि जहां तापमान ज्यादा होगा वहां पर तो वायु हल्की होकर ऊपर उड़ जाएगी और वायु वहां नीचे बचेगी नहीं, इसलिए वहां वायु का दबाव रहेगा नहीं। ठीक है, अब जहां पर आतपन कम होगा यानी कि सूर्य तप कम होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर वायु जो है वो सुकड़ेगी, सुकड़ने के बाद भारी होगी, और भारी होने के बाद नीचे आएगी। तो नीचे आएगी तो वहां पर वायु ज्यादा हो जाएगी, और अगर वहां वायु अगर ज्यादा हो गई तो वहां पर क्या होगा, वायु दाब ज्यादा हो जाएगा। तो जहां तापमान कम है वहां वायु दाब ज्यादा है, और जहां पर तापमान ज्यादा है वहां पर वायु दाब कम है। ठीक है, अब क्या होगा कि जहां पर वायु ज्यादा है, ठीक है, वो वायु कम, जहां पर वायु कम है उस तरफ भागेगी, खाली जगह की तरफ भागेगी। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा पॉपुलेशन कैसी करती है कि जहां पर खाली जगह उस तरफ भागती है। ठीक है, तो जहां पर वायु ज्यादा है वो ज्यादा वायु किस तरफ भागेगी, कम वायु की तरफ, यानी कि वायु जहां पर ज्यादा है वहां पर वायु दाब ज्यादा है, जहां पर वायु कम है वहां पर वायु दाब कम है, यानी कि वायु ज्यादा वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ चलती है। ठीक है, तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि पवनें किस तरह से चलती हैं। कि पवनें की अगर बात करूं, मैंने वायुदाब और पवन दोनों को इंटरलिंक कर दिया है। ठीक है, कि वायुदाब क्या है, जहां पर वायु ज्यादा है वहां वायुदाब ज्यादा है, जहां पर वायु कम है वहां पर वायुदाब कम है, यानी वायुदाब का मतलब होता है वायु का दबाव। ठीक है, अब वायुदाब का पवन से क्या रिलेशन है, ठीक है, तो वायुदाब का पवन से रिलेशन है कि जो पवनें हैं वो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती हैं, या कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चलती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने तापमान, वायुदाब और पवन दोनों को एक कड़ी में जोड़ दिया। ठीक है, कि तापमान का संबंध वायुदाब से है और वायुदाब का संबंध पवनों से है। ठीक है, अब ये अंतर जितना ज्यादा होगा पवनें उतनी तेज चलेंगी। जैसे यहां पर बहुत ज्यादा वायुदाब है और यहां पर बहुत कम वायुदाब है, तो तेज पवनें चलेंगी, बहुत तेज हवाएं चलेंगी, जिन्हें हम तूफान कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे मापेंगे, तो इस चीज को मापने के लिए कुछ यंत्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वायु दाब मापी। ठीक है, तो वायु दाब मापी का हम उपयोग वायु दाब को मापने के लिए करते हैं। कैसे कि एक यहां पर भी वायुदाब लगा है, यहां पर भी वायुदाब रखा है। ठीक है, वायुदाब मापी रखा है। अगर वायुदाब मापी में जो है वो एकदम से वायुदाब कम हो जाता है, ठीक है, वायुदाब मापी को हम बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर जो है वो बैरोमीटर में एकदम से अगर पारा गिर जाता है, क्योंकि उसमें पारा होता है, तो वायुदाब मापी की अगर बैरोमीटर में अगर पारा एकदम से गिर जाता है तो हम समझ लेंगे तूफान आएंगे वहां। क्यों? क्योंकि पारा एकदम से गिरेगा तो वायुदाब एकदम से कम हुआ, और उस स्थान को भरने के लिए वायु एकदम से भागेगी, और एकदम से भागेगी तो जो तेज हवाएं आएंगी उसी को हम तूफान कहेंगे। ठीक है, अगर वायुदाब मापी में जो तापमान है वो तापमान, वायुदाब मापी में जो पारा है वो धीरे 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 बढ़ रहा है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, वायुदाब जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर वायुदाब धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, वायुदाब धीरे धीरे बढ़ेगा तो फिर पवनें जो है वो आएंगी नहीं उतनी। ठीक है, अगर वायुदाब जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है तो पवनें जो है वो धीरे धीरे चलेंगी। ठीक है, तो अगर वायुदाब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये साफ मौसम का संकेत है कि मौसम साफ होगा। ठीक है, और वायुदाब अगर धीरे धीरे कम हो रहा है तो बारिश होने की संभावना है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर वायुदाब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, मौसम साफ होगा। ठीक है, क्योंकि वायु का दबाव बढ़ रहा है, वायु ऊपर से नीचे आ रही है तो मौसम साफ हो जाएगा। ठीक है, और वायुदाब धीरे धीरे कम हो रहा है तो वायु नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर की तरफ बादल बनेंगे और बारिश होगी। ठीक है, तो ये बैरोमीटर का काम होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने बात करी। बैरोमीटर में जब हम वायुदाब को मापते हैं तो बार के रूप में मापते हैं। ठीक है, बार के रूप में। चलिए,
तो ये आपने वायुदाब को अच्छे से समझ लिया कि वायुदाब का जो है वो मौसम से किस तरह से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कब जो है वो तूफान आते हैं, कब जो है वो बारिश होगी, कब साफ मौसम रहेगा। ठीक है, अगर वायुदाब एकदम से कम होगा तो तूफान आएंगे, वायुदाब धीरे धीरे कम होगा तो बारिश होगी, वायुदाब धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, मौसम साफ होगा। ये है आप जो देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं वर्षा मापी। ठीक है, ये एक्चुअल में वर्षा को मापता है, कुछ नहीं, एक छोटा सा यंत्र है कि जहां भी बारिश होगी वहां पर हम स्क्वायर लगा देंगे। अब जो बारिश का पानी होगा वो जमीन पे भी गिरेगा, इसमें भी आएगा, और इस हिसाब से हम ये कहते हैं कि इतनी बारिश हुई है। ठीक है, तो आप पढ़ते होंगे कि इतने सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो ये इसी से हम देखते हैं, ये जितना भर जाता है उस हिसाब से हम कहते हैं कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब जो ये मैंने आपको बताया कि सेल्सियस पैमाने के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेल्सियस पैमाना क्या होता है। ठीक है, सेल्सियस पैमाने, एक्चुअल में इसका नाम सेल्सियस क्यों रखा गया, क्योंकि सेल्सियस एक व्यक्ति का नाम था जो इसके खोजकर्ता का नाम था, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था एंडर्स सेल्सियस। ठीक है, एंडर्स सेल्सियस ने जो है वो इसे खोजा था और इसलिए उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम सेल्सियस रखा गया। इसमें जो सबसे छोटा तापमान का माप रहेगी वो 0 रहेगी और सबसे बड़ी जो रहेगी वो रहेगी 100। ठीक है, तो ये जो स्केल है वो स्केल 0 से 100 तक के बीच में मापता है। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं पवनों के बारे में। तो देखिए, पवनों के बारे में मैंने ये तो आपको बताया है कि पवन होती क्या है। अब हम बात ये करेंगे कि भाई पवनें कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो पवनों की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कि पवनों को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहली होती है स्थायी पवनें। स्थायी पवनें उन्हें कहते हैं जो कि साल भर चलेंगी। ठीक है, उन्हें, उन पवनों को हम क्या कहेंगे, स्थायी पवनें कहेंगे। मौसमी पवनें उन्हें कहते हैं जो कि किसी मौसम विशेष में चलती हैं, उन पवनों को हम क्या कहेंगे, मौसमी पवनें कहेंगे। और स्थानीय पवनें किसे कहते हैं, जो कि किसी स्थान विशेष में चलती हैं। ठीक है, तो 3 तरह की पवनें होती हैं। पहली होती है स्थायी पवनें। ठीक है, स्थायी पवनें उन पवनों को कहते हैं जो कि साल भर चलती हैं। ठीक है, दूसरा होता है मौसमी पवनें। मौसमी पवनें उन्हें कहते हैं जो कि किसी मौसम विशेष में चलती हैं। और तीसरी होती हैं आपकी स्थानीय पवनें जो कि किसी स्थान विशेष में चलती हैं। ठीक है, तीनों के मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि स्थायी पवनों में हम रखते हैं 3 तरह की पवनें। पहला व्यापारिक पवनें होती हैं। ठीक है, दूसरा होती है पछुआ पवनें और तीसरी होती हैं आपकी ध्रुवीय पवनें। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मौसमी पवनों की अगर हम बात करें तो मौसमी पवनों में मानसून पवन सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, और उसके बाद में स्थानीय पवनों की बात करें तो लू, जिसको आप सभी जानते हैं, ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो भारत में चलती है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, चुनुक है, फान है, नार्वेस्टर है, लेकिन वो इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि उनके बारे में आप अभी नहीं जानते होंगे, इसलिए। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात हुई कि स्थानीय पवनें क्या होती हैं। ठीक है, अब इससे आगे की जो कहानी है वो मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, यानी कि इन पवनों के बारे में मैं डिटेल से आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा इस कारण से, और मैं चाहता हूं कि आप इत्मीनान से सारी चीजें सीखें और समझें। ठीक है, आपने जो पढ़ा है वो अगले लेक्चर में फिर काम आने वाला है, तो इस लेक्चर को अच्छे से समझिए, अच्छे से दोहराइए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं एनसीईआरटी के एक एक पन्ने को आप तक पहुंचाऊं। एनसीईआरटी ने जिस तरह से ये किताब को डिजाइन किया गया है, ठीक है, वो किताब को मैं आप तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, तो आपसे यही आशा है कि आप 6th क्लास की एनसीईआरटी को अच्छे से समझें, पढ़ें और जानें। ठीक है, क्योंकि मैं जो नॉलेज अभी आपको दे रहा हूं वो 6 का ही नॉलेज है। ठीक है, चलिए, विदा लेता हूं आपसे, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।